दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक समय की बात है, कपिला देश में एक कवि रहता था। अपने देश की राजा से मिलकर उनको अपनी कविता सुनाना चाहता था, ताकि राजा उसके कविता से खुश हो जाए और उसे कोई इनाम दे। वह हर दिन जाता था, लेकिन सैनिक उसे महल के अंदर जाने से रोक देते थे। सैनिक उसे कहते थे कि जब राजा आपको खुद से बुलाएंगे तभी महल के अंदर आप जा सकते हैं। रोज सिपाहियों से यही बात सुनकर वह रोज अपने घर वापस चला जाता था। एक दिन जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उसे कहती है कि देखना, शायद घर के दरवाजे पर कोई आया हुआ है। कवि ने जब खोला तो देखा कि एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है। वह आदमी ने एक पता के बारे में पूछा और कहा उसे वहां जाना है। जब पता देखा तो कहा, ये नगर यहाँ से बहुत दूर है। आप बहुत दूर से आए हैं और अभी शाम भी हो गई है। बेहतर होगा कि आप आज की रात हमारे घर में ही रुक जाए। आदमी ने कहा, मेरे रुकने से आपको कोई समस्या तो नहीं है हो सकती ना, इसलिए मैं अपना कोई दूसरा स्थान ढूंढ लूंगा। मगर कवि के बार बार कहने पर वह आदमी कवि के घर में ही रुक गया। कवि के व्यवहार से उसकी पत्नी चिंता में पड़ गई। उसने कवि को बुलाया और धीरे से पूछने लगी, हमारे पास भोजन की कमी है, आपने किसी अनजान को घर में रोक लिया है। इस पर कवि अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, चिंता ना करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर कवि वहां से कुछ देर के लिए बाहर चला गया और पत्नी की मेहमान का ख्याल रखना। कवि घर में रुके अनजान व्यक्ति ने उनकी सारी बातें सुन ली। घर से बाहर जाते समय कवि अनजान व्यक्ति को आराम करने के लिए कह के बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में कवि भोजन की बनाने वाला सामग्री के साथ खड़ा है, जिसने उसे उधार लेकर खरीदा था। खाना खाने के बाद दोनों बात कर रहे थे। तभी कवि ने बातें बात में कह दिया कि वह एक कवि है और उसने 3-4 कविताएं भी सुनाई। उस अनजान आदमी को कविता काफी अच्छी लगी। उसने कवि की बहुत तारीफ की। इस पर कवि ने कहा कि इन कविताओं का कोई मोल नहीं, क्योंकि कोई भी उसकी कविता नहीं सुनना चाहता है। फिर कभी मैं उस जांच और उनके सैनिक वाली बात भी बताई। इस पर वह अनजान आदमी ने कहा कि इसी तरह आपको हर रोज राजा के महल में जाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। सुबह होते ही बिना कवि को बताए वह अनजान आदमी अपने पथ पर निकल गया। उसी दिन कवि के पास राजा के सैनिक आए और उसने अपने साथ में चलने के लिए कहने लगे। सभी सैनिकों के साथ राजा के महल गया। राजा को अपनी कविता सुनाई। इसके बाद राजा ने खुश होकर कवि को अपने महल में रख लिया और उसे इनाम भी दिया। कवि को यह बात नहीं पता थी कि यह कविता राजा पहले भी उनकी सुन चुकी है। अनजान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा आए थे, जो अपना रूप बदलकर उसके घर आए थे। कवि ने वापस घर जाकर अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया। इस बार उसकी पत्नी कहती है कि वह अनजान व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली था।
उसके घर व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली था। उसके घर आते ही आपको काम और इनाम दोनों मिल गए। इसके बाद से कवि का जीवन बदल गया। वो बहुत खुशहाली से अपना जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, जिस तरह कवि ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने बुरे दिन को खुशहाली में बदला, उसी तरह हम भी अपने नेक व्यवहार के जरिए अपनी परेशानियों का कम कर सकते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गूगल नाम का एक राज्य, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एक राज्य था। इस राज्य में कई बहुत ही सुंदर हरे भरे बागीचे और उपवन थे। राज्य के राजा थे महाराज चंद्रसेन। चंद्रसेन एक बड़े ही कला प्रेमी राजा थे। उनके दरबार में उनके राज्य कवि सूर्यमणि पूरे देश के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। अपनी कविताएं महाराज को सुनाते तो महाराज चंद्रसेन आनंद में डूब जाते थे। परंतु एक दिन अचानक उनके राजकर्मी सूर्यमणि की मृत्यु हो गई और दरबार के राजा कवि का स्थान खाली पड़ा था। महाराज चंद्रसेन चाहते थे कि जल्दी से जल्दी एक नए राज्य कवि को अपने दरबार में उपस्थित कर ले। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और कहा, हमें अपने दरबार के लिए एक राजकवि की जरूरत है। दूसरे दिन मंत्री ने नगर में मुनादी करवा दी कि महाराज के दरबार में एक राज्य कवि की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति कविता की कला में निपुण होगा, गूगल मंत्री जी के महल के सामने उपस्थित हो जाए। अगले दिन 1000 आदमी मंत्री के महल के नीचे खड़े थे और सब कहते थे कि हम सब कवि हैं। इतने लोगों को देखकर मंत्री जी हैरान हो गए, परंतु उन्हें इस बात की खुशी हुई थी कि उनके राज्य में इतने कवि हैं। मंत्री जी ने 21 दिनों तक उन सब की कविताएं सुने और देखा कि वह सब की सब कविताएं सुंदर शब्दों में, रसीले भावों में भरी हुई थी। वे सब कविताएं मधु की मिठास और उनकी शोभा दी। सभी तक कविताओं को मन मोह लेने वाली थी, मगर उनमें से सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है, मंत्री जी को समझ में नहीं आ रही थी। वह फैसला ना कर सके। उन्होंने कुछ दिन तक सोच विचार किया और उसके बाद उन सभी कवियों के नाम एक कागज की सूची पर लिख लिया और फिर नामों को सूची लेकर महाराजा की सेवा में उपस्थित हुए। महाराजा ने जब नाम की सूची देखी तो बड़ी ही निर्ममता से बोले, क्या यह सब कवि है? मंत्री ने विनय से सिर झुकाया और धीरे से जवाब दिया, महाराज, मैंने इन सब की कविताएं सुनी, इसलिए नामों की सूची तैयार की है। राजा बोले, मगर हमें केवल एक कवि चाहिए। मैं सबसे श्रेष्ठ कवि का चुनाव नहीं कर सका। महाराज ने कुछ देर तक विचार किया और फिर आज्ञा दी, इन सब को कैद कर दो और इन्हें कारागार में डाल दो। इनसे चक्की पिसवाओ और आज्ञा दे दो कि जो आप में से जो आदमी कविता करेगा उसे हमारे शहर का सबसे बलवान आदमी कुड़ी मार मार कर जान से मार डालेगा। मंत्री यह सुनकर बड़े ही हैरान हो गए, परंतु राजा की आज्ञा दी और आज्ञा का पालन किया। अब कारागार में एक भी कवि ऐसा न था कि जो कोई कविता के बारे में चर्चा करता था।
बाहर की जनता उन लोगों के बारे में सोचकर बड़ी दुखी होती थी। 6 महीने बीतने के बाद महाराज 1000 कवियों के कारखाने में गए और उन सब कवियों की तलाशी की आज्ञा दी गई। 1000 को मैसेज तो कभी सही ऐसे निकले जिन्होंने बंदी गृह की कड़ी यात्राओं के बीच में रहते हुए भी रात के समय जाग जाग कर पहरेदारों से छुप छुप कर कविताएं लिखी थी और यह ना सोचा था कि अगर महाराज इस अपराध का पता चल जाएगा तो उनका क्रोध जाग उठेगा और इस राज्य का सबसे बलवान आदमी कूड़े मार मार कर जान से मार डालेगा। वह तो कभी जिन्होंने कविताएं लिखी थी उन्हें अलग कर दिया गया। तब महाराज ने अपने मंत्री से कहा, तुमने देखा यह जो बाकी 900 आदमी है यह कभी न थे, यह केवल ऐसे ही आए थे। इनको 6 महीने की तनख्वाह देकर विदा कर दो। और ये जो 100 आदमी है यह किसी हद तक कवि है, इनको रहने के लिए हमारा मोर महल दे दिया जाए और देखो इन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। मंत्री एक बार फिर हैरान था, परंतु राजा का आज्ञा था। उन्होंने आज्ञा का पालन किया। वह कभी नूर महल में रहते, वह सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते और भोजन खाते थे। रात दिन एक रंग में लीन रहते। वहाँ के लोग उनके ठाठ और आराम की कहानियाँ सुनाते। 6 महीना बीतने के बाद महाराज अपने मंत्री को लेकर एक बार फिर उन कवियों से मिलने के लिए नूर महल में गए और उन सबको अपने सामने बुलाकर बोले, तुम सब ने प्रवाही से 6 महीने नूर महल में गुजारे हैं। क्या तुम मुझे अभी भी कोई आदमी ऐसा है जिसने कोई कविता लिखी हो और हमें सुनाना चाहता है? जो 100 आदमी में से सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो आगे आया और उसने कहा, महाराज मैंने आपके लिए एक कविता लिखी है। इन 100 आदमी में से एक आदमी ऐसा था जिसने मौर महल के इंद्र सभा में भाग लिया और अपने मन के विचारों को शब्दों में बढ़ता रहा, जबकि दूसरे लोग शराब पीते पीते थे। एकांत में बैठकर अपनी कविता पढ़ता था और आप महाराज ने अपने मंत्री से कहा, यह 100 आदमी भी कवि ना थे, केवल आराम के भूखे थे और यह कह रहे थे कि इनकी आंखें अपनी दुर्दशा पर रोती थी और क्योंकि उस वक्त उनका जीवन बड़ा ही दुख में था। इनको अपने जीवन से प्यार ना था। उस समय इन्होंने कविताओं की और उन सब में से अपने भाग्य को अंधेरे का वर्णन किया। जब वे दिन बीत गए और काली घटाएं गुजर गई तो इनके काव्य और कल्पना गायब हो गई। यह दुख के कवि थे और सुख के समय के कलाकार नहीं थे। इन्हें धक्के देकर महल से निकाल दो। इसके बाद महाराज साधु स्वभाव और बेपरवाह आदमी की तरफ इशारा देख करके कहा, यह एक सच्चा कवि है। इसके लिए दुख और सुख दोनों एक ही बराबर हैं। यह दुख की रात में भी कविता करता था और सुख के प्रभात में भी कविता करता है। भूत के काले रास्ते पर भी कविता करता है और जीवन की सुंदर घटा में भी कविता करता है। यह इसका स्वभाव और उसका जीवन है। यह कविताओं की कवि है। 1000 कंकड़ाओं में यह एक हीरा है। हमने इन्हें आज से अपना राज्य कवि नियुक्त कर दिया। इसे तनख्वाह देकर इसका काम केवल इतना है कि हमें रोज दरबार में आकर एक दोहा सुना जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। आदमी को राज कवि नियुक्त कर दिया गया। वह कभी रोज महल में आकर राजा का एक दोहा सुनाता।
3-4 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा तो 5 दिन कभी खुद नहीं आया और उसने एक चिट्ठी भेज दी। मंत्री ने वह चिट्ठी खोली और राजा को बताया। चिट्ठी में लिखा था, आदरणीय महाराज, इस तरह की कविता नहीं हो सकती मुझसे। मैं अपने विचारों का कवि हूँ, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं। मंत्री ने आगे कहा, महाराज, यह आदमी कितना अभागा है और यह आदमी कभी कभी नहीं था। महाराज ने कहा, नहीं, यही कवि है। अगर आज हमारे तुम्हारे यानी पहले के मंत्री जिंदा होते तो साहित्य के पुजारी को पैर पकड़ लेते। यह आज़ादी की कविता कहता है, गुलामी का नहीं। यह आदमी दरबार में आए या ना आए, इसकी तनख्वाह हमेशा इस घर पहुंचती रहेगी, क्योंकि ऐसे उच्च कोटि की कलाकारी अगर रात में भूखा सोए तो इस राज्य का सबसे अधिक अपमान होगा। यह सुनकर मंत्री की आंखें खुल गई। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।